हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आई एम शिवराज पाटीदार। आज हम इस प्लेटफॉर्म पर पीईबी सब इंजीनियर जो 9 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ है सिविल ब्रांच का, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और 9 दिसंबर में अभी अपन देख रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछा गया था। फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड एट ऑल क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है सभी क्रॉस सेक्शंस पर क्या हो रहा है, उसका जो फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो, वो कांस्टेंट है। तो दिस कंडीशन लीड्स टू द डेरिवेशन ऑफ। तो ये कंडीशंस कहां से आपकी आती हैं? क्या बोला है आपसे? एक पाइप है आपका, फिर बोला है फ्लोइंग थ्रू द पाइप द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड एट ऑल क्रॉस सेक्शन। पर सेकेंड मतलब किसी समय पर मैं यहां देख रहा हूं और अगर दूसरा क्रॉस सेक्शन में इस जगह पर लिया आपने क्रॉस सेक्शन 2, क्रॉस सेक्शन 1, तो इन दोनों क्रॉस सेक्शन पर यदि मैं फ्लो देखता हूं तो आपका डिस्चार्ज यहां पर Q1 हो रहा है और यहां पर भी डिस्चार्ज Q1 हो रहा है। ओके, मींस क्या बोला है उसने? रेट ऑफ फ्लो आपका कांस्टेंट है। मींस दैट यदि इसका एरिया आपका क्रॉस सेक्शन का A1 है, वेलोसिटी यहां पर V1 है, यहां पर यदि आपका A2 है, वेलोसिटी आपका V2 है, तो आपका डिस्चार्ज जैसे Q2 है। तो उसने क्या बोला है? रेट ऑफ फ्लो मींस Q1 इज इक्वल टू Q2 हो रहा है। मींस दैट A1 इज इक्वल टू V1 इक्वल टू A2 V2। ये कंडीशंस कौन सी है मेरी? ये कंडीशंस कौन सी है मेरी? फ्लूइड मैकेनिक्स में किस में पढ़ता हूं? यही तो है मास कंजर्वेशन, या फिर इसी को मैं पढ़ता हूं एज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब क्या बोल रहा है वो? जितना आपने इनपुट दिया है उतना ही आपको आउटपुट मिला है। डिस्चार्ज एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू डिस्चार्ज एट सेक्शन 2। तो इसको पढ़ता हूं मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, तो आंसर कौन सा होगा आपका? कंटिन्यूटी इक्वेशंस। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन है आपका टाइम फैक्टर for Rabi season is fixed at 0.75 for a canal. What are the number of days for which a distributary will receive its full supply if crop season is 120 days? 120 दिन यदि आपका क्या है? क्रॉप सीजन है, मतलब क्रॉप पीरियड है। टाइम फैक्टर आपका 0.75 है। तो उसने बोला है आपसे कि व्हाट आर द नंबर ऑफ डेज फॉर विच अ डिस्ट्रीब्यूटरी विल रन या रिसीव फुल सप्लाई। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है आपका वो कितने एग्जैक्ट समय तक चालू रहा या उसमें पानी फ्लो हुआ। तो पहले पता होना चाहिए आपको कि टाइम फैक्टर होता क्या है। तो टाइम फैक्टर होता क्या है आपका? नंबर ऑफ डेज कैनाल एक्चुअली रन या फ्लो, ओके, अपॉन क्रॉप पीरियड या इरिगेशन पीरियड या क्रॉप सीजन। तो बस फार्मूला पता है, दिया है मुझे 0.75, मुझे निकालना है कैनाल टाइम या रनिंग टाइम और क्रॉप पीरियड मुझे दिया है 120 दिन। तो इसका यदि मैं 0.75 इंटू 120 इंटू करता हूं तो मुझे कितने 90 डेज मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 90 डेज। तो 90 डेज ही क्या है आपका? कैनाल आपका एक्चुअली रन हुआ। तो आंसर होगा आपका 90 डेज, मींस ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा है कि फॉर अ टी सेक्शन, यदि आपका टी सेक्शन है और उसमें कंडीशंस क्या दिया है कि जो XU अपॉन DF टर्म्स है, XU अपॉन DF टर्म्स क्या है आपका? ग्रेटर देन 1 और लेस देन यदि आपका 7/3 है, लेस देन 7/3। तो द इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेच ब्लॉक फॉर कॉन्क्रीट विद यूनिफॉर्म स्ट्रेस, यदि यूनिफॉर्म स्ट्रेस कितना है आपको? 0.447 FCK, तो विल हैव डेप्थ ऑफ। तो डेप्थ पूछा है आपसे टी सेक्शन की। डेप्थ मीन जिसको मैं डिनोट करता हूं एज अ y से, अकॉर्डिंग टू IS 456। किसके अकॉर्डिंग? IS 456 के अकॉर्डिंग मैं कितना लेता हूं इसको? 0.15 XU प्लस 0.65
DF, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ये क्या है आपका? डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ये है आपका एज पर IS 456। कब सेटिस्फाई होगा? यदि मैं XU/DF का रेशियो ग्रेटर देन 1 आए और लेस देन आपका 7/3 रहे, और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक या स्ट्रेस है वो कितना रहे आपका 0.445 ऑफ FCK। ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो डेप्थ ऑफ कितना लेता हूं मैं? Y = 0.15 XU + 0.65 DF। ओके, तो आंसर हुआ आपका C। देन क्वेश्चन नंबर 4, बल्क मॉडुलस की टर्म्स में पूछा है आपसे क्वेश्चन कि द बल्क मॉडुलस ऑफ आइडियल फ्लूइड इज। सिंपल सा है, कंसेप्चुअल है आपका कि जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है और किसके लिए? आइडियल फ्लूइड के लिए। बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता हूं मैं एज अ K से, तो K से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपसे पूछा है तो पहले पता होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस होता क्या है। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है देखते हैं। चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू किसके? यदि मेरी डेंसिटी चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। इसी को मैं या फिर इस प्रकार से भी लिखता हूं, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका चेंज होगा तो क्या होगा? डेंसिटी चेंज होगा। तो ओरिजिनल डेंसिटी से रेशियो बना दिया आपने, तो इस फॉर्म में ले आए। अब आपने बोला है कि जो आइडियल फ्लूइड है उसके लिए K क्या होता है या बल्क मॉडुलस क्या होता है। जैसे आपको पूछा है नेगेटिव, 0, इनफाइनाइट या नन ऑफ दीज फॉर आइडियल फ्लूइड। कंडीशंस, तो मुझे कंडीशंस पता होना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड में पढ़ता किसका हूं। देखते हैं कंडीशन फॉर आइडियल फ्लूइड। ओके, तो आइडियल फ्लूइड के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? आइडियल के लिए कंडीशंस ये हैं कि हैविंग, ऐसा फ्लूइड जो क्या ना हो, हैविंग नो विस्कोसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल। दैट टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ आइडियल फ्लूइड। ओके, जो इनकम्प्रेसिबल हो, विस्कोसिटी, इसी टर्म से आप ये बता सकते हो कि क्या है। अगर मेरा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूइड मेरा क्या है? इनकम्प्रेसिबल है, मींस दैट चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डेंसिटी। समय के साथ आपकी चेंज होगी क्या? या आप कुछ प्रेशर वगैरह लगा रहे हो तो डेंसिटी में कुछ चेंजेस आएगा, तो मींस क्या हो जाएगी? टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, मींस 0, दैट इज कांस्टेंट। तो फॉर आइडियल फ्लूइड चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी इक्वल टू 0 आर कांस्टेंट टर्म्स। और कांस्टेंट से यदि आप इसको डिवाइड कर दो, इस K को यदि मैं डेल्टा P/0 किसके लिए? आइडियल के लिए डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा आपका? इनफाइनाइट। ओके, तो आंसर क्या हुआ आपका? बल्क मॉडुलस ऑफ आइडियल फ्लूइड इज इनफाइनाइट। कितना होगा आपका? इनफाइनाइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, द डेप्थ ऑफ स्लो सेंट फिल्टर इज। डायरेक्टली रिकमेंडेशन से आपका ये कितना होता है? स्लो सेंट फिल्टर के लिए आपका डेप्थ 2.5 to 4 मीटर के बीच में होती है जनरली। कितना होती है? 2.5 to 4 मीटर। तो अप्रोक्स आंसर कौन सा हो रहा है आपका? 4 से 5 ज़्यादा हो गया आपका, 5 to 6 भी, 1 to 1.5 मीटर भी ज़्यादा है आपका। तो आंसर होगा आपका 2.5 to 3.5 मीटर। ओके, तो इस प्रकार से रिकमेंडेशंस भी आपको याद होना चाहिए। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड कैन बी यूज्ड फॉर ग्राउंड वाटर स्टोरेज टू। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो वाटर को स्टोर भी करता हूं और जो क्या करता हूं आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करता हूं। ग्राउंड वाटर को जो रिचार्ज करें उस स्ट्रक्चर को मैं क्या पढ़ता हूं? बंधारा। क्या पढ़ते हो आप उसको? बंधारा। ओके, जैसे इसमें टर्म्स है स्टिलिंग बेसिन। तो स्टिलिंग बेसिन तो क्या होता है? आपके जो हाइड्रोलिक जंप है उसको थोड़ा रिड्यूस करना उसकी एनर्जी के थ्रू। मीन्स दैट यदि जैसे डैम है आपका, ये डैम है, ये इसका अपस्ट्रीम फेस है, अपस्ट्रीम,
और ये आपका डाउन स्ट्रीम फेस। तो जब ये फ्लूइड इस प्रकार से या वाटर आपका डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हाई होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर इरोजन होगा। यहाँ पर क्या होगा, इरोजन। तो उस लॉसेस को इरोड ना हो, उस सोइल को रिड्यूस करने, उस फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए, इसकी एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिग प्रोवाइड कर देता हूँ या ट्रेंच प्रोवाइड कर देता हूँ या एक बेसिन प्रोवाइड कर देता हूँ, ये इस प्रकार से। तब क्या होगा, यहाँ पर पानी भरा रहेगा, ये हमेशा आपका क्या रहेगा, पानी भरा रहेगा। तो इस पानी के साथ में ये इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और इस प्रकार से ये फ्लो हो जाएगा। तो इसको पढ़ता हूं मैं स्टीलिंग बेसिन। इसको क्या पढ़ता हूं मैं, स्टीलिंग बेसिन। और ऑफ टेकिंग कैनाल तो आपका क्या होगा, एक तरह से कैनाल है ये। तो कैनाल तो आपका सिर्फ वाटर स्टोर नहीं करता है, कैरी करता है। देन आपका क्या था, ग्रोइंस। ग्रोइंस क्या होते हैं, ग्रोइनेस, GROYNES, ये होते हैं आपके समुद्र के किनारे या समुद्र का जो शोर होता है, समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं हम, शोर, SHORE। तो उस शोर पर वो पानी बार बार टकराता है समुद्र का, तो उसके कारण क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है उस किनारे का या बैंक का। बैंक ऑफ सी इज कॉल्ड एज अ शोर। तो शोर का अगर इरोजन हो रहा है तो बार बार वो, उसको रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पर कुछ पत्थर या आपके जो सीमेंट कंक्रीट के बने होते हैं, ऐसे ब्लॉक रख दिए जाते हैं, ब्लॉक रख दिए जाते हैं। यदि आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में भी जो आपको समुद्र के किनारे जनरली बताते हैं, उसमें इस प्रकार के ब्लॉक रखे रहते हैं, इस प्रकार से ब्लॉक, ताकि वो पानी अगर टकराएगा आपका तो इनसे क्या होगा, इन वॉइड्स में, इन गैप में फिल होता जाएगा और इसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो डिक्रीज होती जाएगी, जिससे क्या होगा, इस बैंक का इरोजन नहीं होगा। तो ग्रोइंस भी नहीं हुआ, स्टोर करने के लिए आपने प्रोवाइड नहीं किया। तो स्टोरेज और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कौन कर रहा है, आपका बंधारा। ओके, आंसर इज योर बंधारा। देन क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ मोर देन शुड बी अवॉइडेड एज इट वुड कॉज अ टनल इफेक्ट। टनल इफेक्ट को अगर आपको रिड्यूस करना है या ज्यादा ना हो तो उसके लिए कितनी आपको रिकमेंड किया गया है, 1:2 का रेशो। कितना, 1:2 का रेशो होना चाहिए आपका लेंथ टू विड्थ। देन क्वेश्चन नंबर 8, रिकमेंडेशन से आपको स्टैंडर्ड्स आपके जो हैं मैनुअल्स, उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं आपको, क्योंकि कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं इसमें, बेसिक। जैसे कि पूछा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 8, what should be the minimum depth of water table below the subgrade in order to protect it from excessive moisture। यदि मॉइस्चर से मुझे क्या करना है, बेड को या डेप्थ ऑफ सबग्रेड को प्रिवेंट करना है, तो कितनी मिनिमम डेप्थ होना चाहिए आपका, तो कितना रिकमेंड किया है आपको IS कोड ने, 1 मीटर। कितना, 1 मीटर होना चाहिए आपका। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, pressure filters are as compared to rapid gravity filters in removing bacteria and turbidities। तो जो आपका स्लो सेंड फिल्टर होता है उसकी जो टर्बिडिटी और बैक्टीरिया रिमूव करने की जो इफिशियंसी है वो आपका जो प्रेशर फिल्टर है उससे ज़्यादा होती हैं। क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। मीन्स क्या होगा, प्रेशर फिल्टर आपका लेस इफिशियंट होगा, प्रेशर फिल्टर लेस इफिशियंट एज कंपेयर टू इफिशियंट, less efficient as compared to rapid send filter, rapid send filter, ये RSF। ओके, तो आंसर होगा आपका कि प्रेशर फिल्टर आर लेस इफिशियंट। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन अ लिमिट स्टेट मेथड लिमिटिंग मूवमेंट रेजिस्टेंस, MOR दिया है आपको MU मैक्स, देन फॉर अ गिवन सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन फॉर XU इज इक्वल टू XU मैक्सिमम इज कॉल्ड, मतलब MU मैक्सिमम कितना होगा आपको ये बताना है। तो कितना है, बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा है, कंप्रेशन साइड से यदि मुझे क्या निकालना हो, MOR या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो कितना गिवन है मुझे, MU मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.45 FCK XU इंटू B, कितना होता है, XU इंटू B इंटू लिवर आर्म D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम। ओके, तो ये आपका हुआ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको क्या दे दिया, मोमेंट, यही तो होता है मोमेंट।
तो ये आपका ये यहाँ पर क्या है, एक्स यू मैक्सिमम। अब फार्मूले में आपको क्या दिया है, जनरली में ये पढ़ता हूँ, बट आपको जो फार्मूले दिए हुए हैं उसमें आपको इस टर्म्स को कुछ इलोबरेट करके 0.445 दिया है एफ सी के एक्स यू मैक्सिमम इंटू बी डी माइनस 0.416, ओके 416 दिया है, 416 एक्स यू मैक्सिमम। ओके, तो ये फार्मूला आपका सही होगा, मींस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 447 है, जैसे यहां पर आपका 447। देन क्वेश्चन नंबर 11, लेक ऑफ स्टेबिलिटी। क्या पूछा है आपसे, लेक ऑफ स्टेबिलिटी एंड सब बेस आर बेस कोर्स इन पेमेंट्स रिजल्ट्स प्राइमरली फ्रॉम, किससे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो लेक ऑफ स्टेबिलिटी को, तो किसके कारण होती है, आपका रिकमेंड स्टैंडर्ड क्या है आपका, पुअर मिक्स, यदि आपने सही तरीके से क्या नहीं किया है, उनका प्रपोर्शन नहीं दिया है, तो पुअर मिक्स और प्रपोर्शनिंग या इनएडिक्वेट थिकनेस, यदि आपने थिकनेस सही से नहीं रखी है सब बेस या बेस कोर्स की, तो आपको क्या मिलेगा उसमें, लेक ऑफ स्टेबिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 12, the BOD test is carried out by determining the dissolved oxygen on the wastewater or diluted mixture at the beginning of the test period, incubating the wastewater mixture at कितने डिग्री सेल्सियस पर रखता हूं मैं, and determining the dissolved oxygen at the end of days, कितने डेज पर करता हूं, मतलब एक स्टैंडर्ड जो BOD टेस्ट होता है मेरा वो कितने दिन पर करता हूं और कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कितने डिग्री पर, 20 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहता है, उस पर मैं BOD टेस्ट करता हूं, और BOD टेस्ट स्टैंडर्ड कितने, एट 5 डेज। किस पे करते हो आप, 5 डेज, तो कितना आंसर होगा आपका, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डेज। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 13, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन साइट इज नोन एज एंड इज एक्सपेक्टेड इन किलोमीटर। जो मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, जहां से आपको मटेरियल ले जाना है और जहां पर आपकी साइट है उसके बीच पर जो मटेरियल आप ले जा रहे हो, जो डिस्टेंस किस में मेजर करते हो आप जनरली, किलोमीटर में, उसको मैं क्या पढ़ता हूं, तो जो आपका मटेरियल की जो कंपनीज हैं या फिर आपका साइट से लेकर आप जहां से मटेरियल ला रहे हैं उस दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं क्या पढ़ता हूं, या उस एक्टिविटी को या उस प्रोसेस को मैं एज अ लीड काउंट करता हूं। क्या पढ़ते हो आप, लीड। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग द कैनाल एंड रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ वाटर एंटरिंग द कैनाल इज कॉल्ड। तो अगर आपका जैसे लेवल क्रॉसिंग हो रहा है या फिर जहां पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क आ रहे हैं, मीन्स यदि कहीं पर आपकी रिवर फ्लो हो रही है और एक साइड से आपका क्या आ रहा है, कैनाल, ओके, तो उसने बोला है कि अब ये जो फ्लड का वाटर है या तो आपकी इस कैनाल में जा सकता है और कैनाल का वाटर आपका इसमें जा सकता है। तो उसने बोला है क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द रिवर फ्लड, कि रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग द कैनाल एंड रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ वाटर एंटरिंग द कैनाल, कि आपका जो कैनाल का रिवर का पानी इसके अंदर, पूरा फ्लड का पानी इसके अंदर ना चला जाए और जो कैनाल का सप्लाई जितना आ रहा है उतना आपको सफिशिएंट मिल जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वाल्व प्रोवाइड कर दूंगा, भाई साहब जितना डिस्चार्ज यहाँ से आ रहा है क्यू, तो मुझे यहाँ पर भी कितना चाहिए पानी, क्यू डिस्चार्ज चाहिए, तो यदि ये पानी इधर मिल गया है तो इस रिवर से कितना लूंगा मैं, क्यू ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वाल्व बना दूंगा, उस वाल्व से मैं उतना ही डिस्चार्ज लूंगा जितना मेरा क्यू था। ओके, तो उसके लिए मैंने जो वाल्व प्रोवाइड किया है उसको मैं क्या बोलता हूं, ऐसा हेड रेगुलेटर, और हेड रेगुलेटर में उसको पढ़ता हूं मैं हेड स्लुइस। क्या पढ़ते हो आप, हेड स्लुइसेस, या इसी को आप वाल्व पढ़ते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के हम प्रीवियस ईयर के जो हमने वीडियो सॉल्व की एनालिसिस किए हैं यूट्यूब पर, उसमें भी आप देख सकते हो कि पिछले साल भी आपसे जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं आपके पीईबी के, उसमें भी पूछे गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है
उसमें आपको एक डायग्राम दिया है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्रिज। आपको एक ब्रिज का स्ट्रक्चर दिया है, जैसे क्या दिया है आपको, कुछ इस प्रकार से आपको ब्रिज का स्ट्रक्चर दिया है। यहां से आपका डेक है, ये रोड का डेक है, आपसे पूछ रहा है वो कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, आप बता सकते हो भाई साहब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या है ये आपका, आर्च या आर्च ब्रिज बोल सकते हो आप। तो आंसर क्या हुआ आपका, आर्च ब्रिज। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। देन क्वेश्चन नंबर 16, इफ रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज 75% and maximum dry unit weight is 20 kilonewton per meter cube, then filled dry unit weight is equal to कितना होगा आपका 15.75 kilonewton per meter cube। किस प्रकार से आपका जो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट है गामा मैक्सिमम डी, गामा डी मैक्सिमम कितना दिया है आपको 21, थ्योरेटिकल दिया है, थ्योरेटिकल आपको दिया है कितना मैक्सिमम ड्राई यूनिट। यदि इसमें फैक्टर में कौन सा आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर, कितना कॉम्पैक्शन होगा, तो आपका जो फील्ड पर ड्राई यूनिट वेट, फील्ड पर जो ड्राई यूनिट वेट है कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना दिया है आपको, तो आप यदि कॉम्पैक्शन फैक्टर से इसमें इनटू कर देते हैं 21। ओके, तो आपको कितना मिलेगा अप्रॉक्स 15.75 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो आंसर क्या हुआ आपका 15.75। ये क्या है आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर इनटू गामा डी मैक्सिमम एज अ थ्योरेटिकल, कौन सा थ्योरेटिकल जो आपका निकल कर आया है। देन क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा आपसे, सैनिटरी कॉस्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपका कि द सैनिटरी कॉस्ट आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का आपका जो सैनिटरी कॉस्ट है वो कितना लेता हूं मैं, तो कितना है आपको 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, 5% ऑफ टोटल कॉस्ट आप एज अ सैनिटरी लेते हो। जो सैनिटरी आप इंस्टॉल करने वाले हो अपने बिल्डिंग्स में या घर में, उसके लिए टोटल कॉस्ट का आपको कितना खर्चा आएगा 5%। देन क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा है कि द फ्रीएटिक लाइन इन अर्दन डैम हैज, अर्दन डैम पर जो आपकी जो फ्रीएटिक लाइन होती है वो क्या होती है, जीरो प्रेशर एट आर लोकेशंस आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव इट, और नेक्स्ट है आपका नेगेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिलो इट। तो क्या होता है आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो एक तो होता है आपका क्या बिलो फ्रीएटिक लाइन, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके अबव होता है, मतलब ऑन इट। तो क्या लिखोगे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट। तो आंसर हुआ आपका बी, द फ्रीएटिक लाइन इन अर्दन डैम्स आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अबव इट आर ऑन इट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ सीवर। जो डिजाइन है किसका, सीवर का, कौन सा फार्मूला मैं यूज नहीं करता हूं। तो मुझे पता है मैं चेजिस फार्मूला एक तो यूज करता हूं, चेजिस फार्मूला। चेजिस फार्मूला क्या है, क्या पढ़ा है आपने चेजिस फार्मूला, तो चेजिस फार्मूला पढ़ा है मैंने कि V इज इक्वल टू सी रूट आर एस, एस इज योर स्लोप एंड आर इज योर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। दैट इज क्या होता है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, एरिया अपॉन पेरीमीटर, और जो एस है आपका वो बेड स्लोप, सी आपका चेजिस कांस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन होता, सेकंड फार्मूला है मेरे पास मेनिंग्स फार्मूला। तो मेनिंग्स फार्मूला क्या होता है आपका, V इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 अपॉन n, दैट इज मेनिंग या रेग्रोसिटी कोफिशिएंट 1 अपॉन n, r टू द पावर 2/3 into s to the power 1/2, that is r is your again hydraulic mean depth and s is your bed slope। ओके, और एक नेक्स्ट फार्मूला आपसे पूछा है, कौन सा दिया है, क्रीम्स या बर्ज फार्मूला, क्रीम्स फार्मूला। तो क्रीम्स फार्मूला के लिए वेलोसिटी आपका होता है v इज इक्वल टू 84, v इज इक्वल टू अप्रोक्स 84, r टू द पावर 2/3 एंड s टू द पावर 1/2। ये तीनों फार्मूले में
सीवर डिजाइन करने के लिए यूज करता हूं। ओके, सीवर डिजाइन करने के लिए यूज करता हूं। किसका यूज नहीं करोगे आप? जॉनसन्स फार्मूला। ओके, तो आंसर हुआ आपका जॉनसन्स फार्मूला में यूज नहीं करता हूं सीवर डिजाइन में। देन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है आपसे कि द नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज्ड फॉर वन रेल लेंथ इज आल्सो कॉल्ड एज। एक रेल लेंथ पर जितना आपका स्लीपर आता है, जितने नंबर ऑफ स्लीपर आते हैं, एक रेल लेंथ है आपका, जैसे 13 मीटर का रेल लेंथ होता है आपका जनरली ब्रॉड गेज के लिए, तो 13 मीटर लेंथ में कितने आपके क्या आएंगे? नंबर ऑफ स्लीपर। उसको मैं क्या पढ़ता हूं? स्लीपर डेंसिटी। क्या पढ़ता हूं? स्लीपर डेंसिटी या स्लीपर का घनत्व, कि एक रेल लेंथ पर कितने नंबर ऑफ स्लीपर आते हैं। ओके, द आंसर इज योर स्लीपर डेंसिटी। देन क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही बेसिक और कंसेप्चुअल, जनरली आपका टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानते हैं कि आपका जो नॉन टेक था वो थोड़ा टफ पूछा गया था, पर इस बार आपसे जो टेक्निकल है वो बहुत ही बेसिक और एज अ कंसेप्चुअल पूछा है आपसे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फ्लोइंग थ्रू अ पाइप अंडर अ प्रेशर ऑफ 19.62 न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो द प्रेशर हेड विल बी। प्रेशर हेड बताइए आप कितना होगा? तो प्रेशर हेड पूछा है आपसे, मुझे पता है, आपको भी पता है। ओके, तो क्या पता है आपको? प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है आपका? यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड इनटू हेड ऑफ फ्लूइड। यही तो फार्मूला है। प्रेशर इज इक्वल टू गामा इंटू एच, कितनी हेड तक या कितनी डेप्थ तक आपका फ्लूइड उसमें फ्यूल है, और जहां तक आपको जिस डेप्थ तक पर आपको क्या निकालना है फ्लूइड पर प्रेशर, वो बताता है आपको डेप्थ ऑफ फ्लूइड। ओके, तो आपको दिया है प्रेशर, दिया है और क्या दिया है आपको? प्रेशर, और किस में पूछा है? वाटर। हाँ, वाटर फ्लोइंग हो रहा है, तो आपसे पूछा है हेड क्या रहेगा आपका उसका प्रेशर का। तो प्रेशर हेड निकालने के लिए मतलब मुझे एच चाहिए, तो एच के लिए क्या हो जाएगा? P अपॉन गामा। P इज यूर कितना दिया है? P इज आपको 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है आपको, न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। देट इज, यदि मैं इसको किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? 19.62 इंटू 100 अपॉन 1000, तो ये आपका बन जाता है किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके, अपॉन में क्या कर देता हूं मैं? अपॉन में कर दिया गामा। गामा क्या है आपका? यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना है? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहां से एच में इजीली निकाल सकता हूं, और एच कितना आएगा मेरा? इसको सोल्व करोगे आप 20 मीटर। ओके, तो आंसर इज योर 20 मीटर प्रेशर हेड। देन क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि विच क्रॉस स्टाफ कैन बी यूज्ड टू सेट अप एनी एंगल्स दैट इज नॉट जस्ट 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है आपसे, विच क्रॉस स्टाफ कैन बी यूज्ड टू सेट अप एनी एंगल्स दैट इज नॉट जस्ट 90 डिग्री और 45 डिग्री। किसी भी प्रकार का आपको एंगल अगर सेट करना है, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, तो आप कौन सा आप स्टाफ यूज करते हैं क्रॉस स्टाफ में? ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, वर्नियर क्रॉस स्टाफ और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो नाम से पता है आपको कि आप उसको एंगल वाइज एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस लेटरल डायरेक्शन में कौन से एंगल को मेजर करना है। तो आंसर होगा आपका कौन सा? एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 23, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। क्या पढ़ता हूं मैं उसको? यही क्वेश्चन आपका आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे व्यापम सब इंजीनियर के, जो हमने एनालिसिस करवाए हैं, तो उसमें 2 से 3 बार आपकी प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम हुई है पीईबी सब इंजीनियर की, उसमें पूछा जा चुका है, और अदर जो आपकी जेई होती हैं एसएस से जेई, उनमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या होता है आपका दोनों के बीच का डिफरेंस? ये यदि आपका ट्रू नॉर्थ है,
देन जो रेड लाइन में आपका डैश डैश पार्ट है, ये होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ। जो मैग्नेटिक निडल के कारण जो नॉर्थ है वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये आपका ट्रू नॉर्थ, ये होते हैं ईस्टर्न साइड। तो ये जो एंगल होता है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ मीन्स ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है उसी को मैं बोलता हूं एज अ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या ओनली डिक्लिनेशन। और इसी को मैं, अगर जैसे ईस्ट साइड है तो इसको पढ़ा आपने डिक्लाइनेशन ईस्ट, और यदि आपका वेस्टर्न साइड है तो इसको मैं पढ़ता हूं डिक्लाइनेशन वेस्ट। तो आंसर होगा आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देन क्वेश्चन नंबर 24, in a pipe flow the velocity of fluid changes from 9 meter per second to 2 meter per second due to sudden enlargement of the flow area, तो the head loss will be, तो आपका head loss कितना होगा यदि आपको g कितना टेक करना है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सडन इनलार्जमेंट हुआ है मीन्स दैट आपका पाइप का क्रॉस सेक्शन कुछ इस डायमेंशन में था, देन आपका क्रॉस सेक्शन आपका ये डायमेंशन में चेंज हुआ, तो सडन आपका जो इनलार्जमेंट हुआ है तो यहाँ पर इसके कारण जो लॉस होगा तो वो आपसे पूछा है। तो हेड लॉस इनलार्जमेंट के लिए कितना है, किसके लिए, एनलार्जर। हेड लॉस होगा आपका v1 स्क्वायर माइनस v2, v1 माइनस v2 होल स्क्वायर, v1 माइनस v2 होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो आपको क्या गिवन है, HL इज इक्वल टू v1 की वैल्यू आपको गिवन है 9 और v2 आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर अपॉन 2g दैट इज 9.8। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं 49 अपॉन ये आपका कितना हो जाता है 19 समथिंग 19.6। इसको यदि आपने डिवाइड किया तो हेड लॉस आपका निकल कर आता है 2.5 मीटर। हेड लॉस कितना होगा सडन इनलार्जमेंट पर 2.5 मीटर, तो आंसर हुआ आपका 2.5 मीटर। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछा था कि फॉर मूवमेंट्स एट सपोर्ट्स वेयर टू अनइक्वल स्पान्स मीट आर इन केस वेयर द स्पान्स आर नॉट इक्वली लोडेड। तो उसकी कंडीशंस में आपका जो टू वैल्यूज फॉर द नेगेटिव मूवमेंट एट द सपोर्ट में बी टेकन फॉर द डिजाइन। तो डिजाइन पर्पस के लिए आपको आईएस कोड ने क्या रिकमेंड किया है कि यदि आपका दो अनइक्वल स्पान है या जो स्पान है उन पर अलग अलग प्रकार का लोड आ रहा है, तो आप उस जो बीच का सपोर्ट है आपका उस पर जो नेगेटिव मूवमेंट आ रहा है वो आप कितना लोगे। तो नेगेटिव मूवमेंट कितना लोगे, उन दोनों मूवमेंट्स का एवरेज ले लोगे आप। क्या रिकमेंड किया आपको, एवरेज ऑफ दिस बोथ मूवमेंट। तो उन दोनों मूवमेंट्स का आप क्या ले लोगे, एवरेज ले लेते हो, कंसिडर कर लेते हो। देन क्वेश्चन नंबर 26, इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर डाया आरसी कॉलम इज 4.2 मीटर, मतलब आपका जो 20 सेंटीमीटर डाया का कॉलम है, रेनफोर्स्ड कॉलम है, उसकी जो लेंथ है आपकी वो कितना दिया है 4.2 मीटर, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट 7.85 इंटू 10 टू द पावर -5 स्क्वायर मीटर 4। तो आपसे पूछा है कि स्लेंडरनेस रेशियो बताइए। ओके, तो ये रहा आपका कॉलम, ये कोई कॉलम है आपका। ओके, इस कॉलम के लिए आपको लेंथ दिया है 4.2 मीटर, इसका डाया है आपका कितना 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है स्लेंडरनेस रेशियो दैट इज लेमडा। लेमडा क्या होता है मेरा, L अपॉन आर। तो L अपॉन आर, आर क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आर कहाँ से निकालूंगा मैं, तो आर निकालोगे आप रूट ऑफ I अपॉन ए दैट इज L अपॉन रूट ऑफ 7.85 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन ए। ये क्या है मेरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका π/4 इंटू 20। तो 20 को यदि मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 0.2 स्क्वायर। देन L अपॉन L की वैल्यू कितना है आपका 4.2 मीटर, तो L है आपका 4.2। इसको आप सोल्व करेंगे
तो कितना निकल कर आएगा आपका इसको सॉल्व करने पर 2.5। कितना निकला आपका ये रूट ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻²। ओके, तो फिर इसको आप अगेन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका 4.2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻1। देन अगेन इसको आपने सॉल्व किया तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट आपका कुछ 84 आएगा। कितना आएगा आपका 84। मीन्स स्लेंडरनेस रेशियो कितना हुआ आपका 84। ओके, तो आंसर होगा आपका 84। देन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कि द मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को डिजाइन मतलब उसका रेट एनालिसिस करने के लिए मैं कौन सी मेथड यूज करता हूं, प्लिंथ एरिया रेट या क्यूबिकल कंटेंट या मल्टीपल बेस और यूनिट बेस कंसेप्ट पर। तो मैं किस पर बेस करता हूं, क्यूबिकल कंटेंट। मतलब क्यूबिक मतलब क्या है, पूरा आपकी क्वांटिटी एक एक क्यूबिक कंटेंट में आप कंसिडर कर लेते हैं। तो क्यूबिकल कंटेंट पर बेस्ड आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग को डिजाइन उसका एस्टिमेशन निकालते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 28 फॉर द डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर फेल्योर स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट अंडर डायरेक्ट कंप्रेशन एंड फ्लेक्सर रिस्पेक्टिवली कितना होगा, किसके लिए डायरेक्ट कंप्रेशन और फ्लेक्सरल रिस्पेक्ट के लिए स्ट्रेन कितना होता है आपका, मींस 0.02 आपका होता है डायरेक्ट कंप्रेशन में आपका स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट कितना होता है 0.002 और फ्लेक्सर में आपका स्ट्रेन मींस मैक्सिमम या अल्टीमेट वो ही बोल सकते हो आप इसको क्या पढ़ते हो आप, अल्टीमेट स्ट्रेन या फ्लेक्सरल स्ट्रेन। तो कितना होता है 0.0035 मतलब मैक्सिमम कंक्रीट में कितना स्ट्रेन आप कंसीडर करते हो 0.0035 और डायरेक्ट कंप्रेशन में 0.002। देन क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका कि द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 110 मीटर देन इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। यदि आपका जो एसएसडी या साइड डिस्टेंस दिया है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू 110 मीटर देन आपको क्या बताना है आईएसडी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो ये जनरली कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी मींस दैट 2 into 110 that is 220 मीटर आपका होता है आंसर एज दैट इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। देन क्वेश्चन नंबर आपका 30 द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग कॉन्क्रीट वर्क दैट हैज बीन डैमेज्ड। अगर आपका कॉन्क्रीट वर्क को कुछ डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए कौन सा मेथड में यूज करता हूं, इस कॉल्ड मतलब डेफिनेशन पूछा है तो उसको मैं क्या पढ़ता हूं एज अ गुनाइटिंग। यदि आप कि कंक्रीट स्ट्रक्चर जैसे कॉलम या आरसीसी वॉल है उसमें यदि क्रेक आ गए हैं तो क्रेक को उनको फिल करना है, उन क्रेक को जैसे ये आपकी वॉल है इसमें कहीं पर इस प्रकार से क्रेक आपको दिख रहा है, इस क्रेक को फिल करना है तो आप क्या करोगे एक सीमेंट का पेस्ट बनाते हो, उस सीमेंट स्लरी को पंप के थ्रू या पाइप के थ्रू इसके अंदर प्रेशराइज फॉर्म में या एक स्पीडली इसके अंदर आप प्रेस करते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं, मतलब पंप के थ्रू पंप कर देते हैं इसमें। तो इसमें वो रोड जो आपकी जो इरर्स हैं या दरारें हैं उन दरारों में फिल हो जाता है वो पेस्ट है। इस प्रोसेस को मैं पढ़ता हूं गुनाइटिंग। क्या पढ़ता हूं मैं गुनाइटिंग। ओके, तो आंसर होगा आपका गुनाइटिंग। गुनाइटिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा आपका गुनाइटिंग। एंड देन क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है कि द सप्लाइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स इज डन इन द फॉलोइंग वे।
एक्सेप्ट मतलब किस किस में होता है, इसको छोड़कर सभी में आप सप्लाई करते हो, एक को छोड़कर। पंपिंग के थ्रू भी मैं सप्लाई करता हूं, वाटर सप्लाई। ग्रेविटी फ्लो भी करता हूं। ग्रेविटी फ्लो मींस नेचुरल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू आपका फ्लो होना, जैसे घर में आपका जो नल आते हैं वो क्या आते हैं आपके ग्रेविटी फ्लो के थ्रू। ग्रेविटी एंड पंपिंग दोनों का यूज करते हुए आपकी जो पानी की टंकी है उसमें जो पानी फिल होता है वो पंपिंग के थ्रू होता है, और टंकी से जो आपके घर तक पानी आता है वो ग्रेविटी फ्लो या एज अ ओपन चैनल के थ्रू आपके पास आता है। तो उसको पढ़ता हूं मैं ग्रेविटी एंड पंपिंग दोनों। पुलिंग के थ्रू आप खींच कर नहीं लाते हो, तो कि वाटर सप्लाई आप पुलिंग के थ्रू नहीं करते हो, तो आंसर होगा आपका पुलिंग। मतलब पुलिंग को छोड़कर मैं ग्रेविटी पंपिंग और ग्रेविटी एंड पंपिंग तीनों से करता हूं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 32, the head of water over an orifice of diameter 25 mm is a 4.9 meter. If coefficient of velocity is 0.98, the actual velocity is that. आपका एक्चुअल वेलोसिटी आपको बताना है। यदि आपका डायामीटर 25 mm है और हेड कितना आपका 4.9, एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा आपका CV कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपको दिया है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना दिया है आपको 0.98 एंड देन √2gh। ओके, तो क्या निकालना है आपको एक्चुअल वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज दैट 0.98, 2 g आपका है 9.8 और h आपके पास कितना है 4.9। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आप कैंसिल भी नहीं करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि इस रूट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे कैसे 9.8 2 × 4.9, तो यहाँ पर आपका मैथ्स का या रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन जाता है। अब आप क्या करोगे, इसका इसमें इंटू इसका इसमें कर दिया तो फिर आपका ये थोड़ा टफ बन जाएगा या आप निकाल नहीं पाओगे इसका सॉल्यूशन, बट इजी हो जाता है इस प्रकार से। तो आपका कितना बन जाता है 0.98 इंटू 9.8 आपका बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर बता सकते हो आप। V एक्चुअल सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 96 के अप्रॉक्स, सॉरी 9.604। 98 का स्क्वायर कितना होता है 9604। तो आप यहाँ पर इसमें क्या कर दोगे 3 पॉइंट छोड़कर आप क्या कर दोगे 1 पॉइंट लगा दोगे, दशमलव। तो V एक्चुअल कितना निकला आपका मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आंसर आपका क्या होगा एक्चुअल वेलोसिटी 9.6 अप्रॉक्स कितना होगा 9.6 मीटर पर सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज दैट फॉर ऑब्टेनिंग द environmental lead for sanitary track, lead is multiplied by, जो environmental lead लेता हूं, lead मतलब एज अ लेड आपका जो पारा होता है या सीसा, सॉरी पारा नहीं सीसा, तो उस सीसे को सैनिटरी आपका सैंडी ट्रैक है उसके लिए कितना मल्टीप्लाई करते हो कांस्टेंट आपका, तो कितना करता हूं स्टैंडर्ड है आपका एज अ रिकमेंडेड 1.4, कितना 1.4 environmental conditions के अकॉर्डिंग। Then in question number 34, in RCC estimation no deduction shall be made for, किसके लिए मैं डिडक्शन नहीं करता हूं, वेस्ट स्लैब के लिए, शटर के लिए, स्टेप्स के लिए, या फिर एम्बेडेड प्लग एंड पॉकेट्स के लिए। तो मैं किसके लिए जो आपके प्लग एंड पॉकेट्स बने रहते हैं जो उनके लिए मैं डिडक्शन नहीं करता हूं एस्टिमेशन में। देन क्वेश्चन नंबर 35, मॉड्यूलर रेशियो इन WSM इज इक्वल टू, मॉड्यूलर रेशियो होता क्या है आपका दो मटेरियल के बीच का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो। तो मॉड्यूलर रेशियो इन RCC और WSM इज इक्वल टू M मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। बेसिक्स हैं, स्टार्टिंग में जब WSM पढ़ते हैं हम तो इस फार्मूले को कंसिडर कर लेते हैं। उसके रिकमेंडेशंस में भी बताया गया अजम्पशंस हैं WSM के कि मैं M कितना लूंगा ES अपॉन EC या फिर 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। ओके, तो आंसर होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू दैट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है कि द कवर्ड इलेक्ट्रोड्स शैल कन्फर्म टू IS और IS इज अप्रोप्रिएट। जो आपका कवर्ड इलेक्ट्रोड होते हैं
उनके लिए कौन सा IS कोड आपको दिया हुआ है। एक कंफर्म आपका देता है कौन सा IS 800 इलेक्ट्रोड के लिए, और उसका जो 814 एंड 1395। एप्रोप्रिएट कौन सा है 1395, और कंफर्मेशन को देता है इसका 814। तो आपसे दोनों कोड पूछ लिए साथ में कि द कवर्ड इलेक्ट्रोड शेल कंफर्म टू IS एंड और IS एज एप्रोप्रिएट। तो एप्रोप्रिएट हुआ आपका 1395, और कंफर्म को मैं कंफर्मेशन कौन दे रहा है आपको IS 814। देन क्वेश्चन नंबर 37, द टाइप ऑफ सर्वेइंग वेयर अर्थ कर्वेचर या स्पेरिकल नेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड। तो उस सर्वेइंग को मैं कौन सा पढ़ता हूं, प्लेन सर्वेइंग, कौन सा पूछा आपसे, बेथीमेट्रिक, टोपोग्राफिक या जियोडेटिक। तो सिंपल है, आपको पता ही है कि प्लेन सर्वेइंग मतलब मैं यदि अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं कर रहा हूं तो उसको मैं प्लेन सर्वेइंग, और अर्थ का कर्वेचर मीन्स मैं लाइन को एज अ कर्व के फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूं तो वो आपका जियोडेटिक सर्वे आएगा। तो यहां पर आंसर होगा आपका प्लेन सर्वेइंग, क्योंकि मैं अर्थ के कर्वेचर को निग्लेक्ट करके एज अ स्ट्रेट लाइन मान रहा हूं, इस कर्वेचर को मैं एज अ स्ट्रेट लाइन मान रहा हूं। तो ये होता है मेरा प्लेन सर्वेइंग में। किसके लिए करता हूं, स्मॉल वर्क के लिए, यदि मेरा एरिया क्या हो लेस देन 260 स्क्वायर किलोमीटर, कहीं कहीं पर 250 भी रहता है, पर यदि दोनों ऑप्शन में हो तो आपको किसको क्लिक करना है 260 पर। इससे कम एरिया का यदि मुझे सर्वे करना है तो मैं प्लेन सर्वेइंग करता हूं, इससे ज्यादा एरिया होता है तो मैं जियोडेटिक सर्वेइंग करता हूं। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच इज अ टाइप ऑफ कंपास इज यूज्ड इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में कौन सा कंपास में यूज करता हूं, थियोडोलाइट, सेलर कंपास, सेक्सटेंट या प्रिज्मेटिक कंपास। तो थियोडोलाइट आपका कंपास नहीं होता है, एज अ टेलीस्कोप का टाइप है वो। थियोडोलाइट क्या आपका एज अ टेलीस्कोप है, और उसमें थियोडोलाइट में कहीं पर आपका एज अ कंपास फिक्स होता है। तो थियोडोलाइट आपका कंपास नहीं है। सेलर्स कंपास भी नहीं है। सेलर्स कहाँ यूज करते हो आप, जनरली सेलर्स कंपास यूज करते हैं एज अ शिप में या जहाज में जो नाविक रहते हैं उनको डायरेक्शन पता करने के लिए। सेक्सटेंट भी आपका किसके लिए होता है, एंगुलर डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैं सेक्सटेंट का यूज करता हूं। बट जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसका मैं सर्वेइंग में यूज करता हूं। तो आंसर हुआ आपका प्रिज्मेटिक कंपास आर यूज्ड इन सर्वेइंग। देन क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एरर इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। जो प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है उसमें कौन से टाइप की एरर नहीं होती है। तो एरर ऑफ प्लॉटिंग भी होती है, 3 प्रकार की एरर होती है। वैसे प्लेन टेबल सर्वेइंग में आपके कितने प्रकार की एरर होती है, PTS प्लेन टेबल सर्वेइंग। एक तो आपके प्लॉटिंग के कारण आपने गलत कर दिया तो एरर ड्यू टू किसके कारण, आपकी एक कारण हो जाता है प्लॉटिंग का, प्लॉटिंग के कारण आपने गलती कर दिया तो एरर ड्यू टू प्लॉटिंग। दूसरा इंस्ट्रूमेंट के कारण, इंस्ट्रूमेंट आपने सही से फिक्स्ड नहीं किया तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और एक दूसरा होता है आपका मैनिपुलेटिंग, उलट पुलट हो गई आपसे, कहाँ की रीडिंग स्टेशन ए की जिसे रीडिंग आपने स्टेशन बी पर लग दिया और स्टेशन बी की आपने ए पर कंसिडर कर ली। इस प्रकार से मैनिपुलेटिंग एरर या साइटिंग, या देखने में आपने एरर कर दिया, इसी को मैं क्या पढ़ता हूँ साइटिंग। देखने में कहीं पर आपने गलती कर दिया, हलचल हो गई है तो साइटिंग है। ये 3 प्रकार की एरर होती हैं, स्केल एरर नहीं होती हैं आपकी। ओके, स्केल टाइप की एरर किसमें, प्लेन टेबल सर्वेइंग में नहीं होती हैं, या स्केल के कारण जो एरर होती हैं वो प्लेन टेबल सर्वेइंग में नहीं होती हैं। ओके, तो आंसर होगा आपका कि उसने क्या पूछा था आपसे कि कौन सी एरर प्लेन टेबल सर्वेइंग में नहीं होती हैं, मतलब 3 होती हैं, एक नहीं होती हैं, तो कौन सी नहीं होती हैं, स्केल एरर। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रेन। क्रेन का टाइप कौन सा नहीं है, तो व्हीलर, डेरिक और गेंट्री, ये तीनों टाइप की आपकी क्रेन होती हैं, बट जो जॉनसन है वो जॉनसन टाइप की आपकी क्रेन नहीं होती हैं, या फिर मैं इसमें यूज नहीं करता हूं एज अ QSC पर्पस के लिए। इसी प्रकार के जैसे ये आपके इक्विपमेंट हैं, तो ये किसका पार्ट हुआ आपका, होस्टिंग इक्विपमेंट। होस्टिंग मतलब जो लिफ्ट करते हो आप मटेरियल, एक मटेरियल को दूसरी हाइट पर पहुंचाना है, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यदि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो नीचे से या ग्राउंड लेवल से आपको ऊपर पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या लगना पड़ेगा आपको, एज अ क्रेन या लिफ्ट लगाना पड़ेगी। उसी लिफ्ट को मैं एज अ क्रेन पढ़ता हूं, लिफ्ट करने के लिए जिसका यूज कर रहा हूं मैं।
तो इसी प्रकार की जो होस्टिंग इक्विपमेंट हैं, आपके जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हैं, ये हम QSC में कंसिडर करते हैं, और जो स्टेट AE आती हैं आपकी, उसमें भी ये पार्ट आता है आपका एज अ CPM में। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपका बहुत जल्द ही CPM, अगर आप किसी स्टेट्स AE या गेट या UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका जो CPM सब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, वो बहुत जल्द ही ऑन स्क्रीन होगा इस प्लेटफॉर्म पर, जिसको आप देख सकते हैं। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्या पूछा था आपसे कि द मोहर-कूलॉम फेल्योर थ्योरी रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कौन सी आपकी मोहर-कूलॉम्स की फेल्योर थ्योरी का फार्मूला है, मीन्स शियर स्ट्रेस को निकालने के लिए। क्या होता है शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, क्या होता है आपका कोहेसिव फोर्स प्लस फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट आपका एंगुलर या इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एंगल ऑफ किसका, पार्टिकल्स का। तो ये फार्मूला किसने दिया है आपको, मोहर्स-कूलॉम्स क्राइटेरिया, मोहर्स कूलॉम्स क्राइटेरिया पढ़ता हूं मैं, मीन्स टाउ इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा 10 फाई, दैट इज C इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स ऑफ सॉइल, सिग्मा इज योर इफेक्टिव और टोटल स्ट्रेस ऑफ सॉइल, एंड फाई इज योर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो आंसर होगा आपका D। देन क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग टिम्बर, सीजनिंग ऑफ टिम्बर का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मीन्स दैट सीजनिंग करता हूं मैं, उसका मॉइस्चर रिमूव करता हूं टिम्बर का, तो इससे क्या क्या मुझे फायदा नहीं होगा, मतलब कोई से 3 होंगे और एक आपका फायदा नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, अगर आप उस टिम्बर का मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं डिजायरेबल जितना है, तो आपको क्या स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी, मतलब लाइफ बढ़ जाएगी, तो ये तो फायदा होगा उससे। रिडक्शन ऑफ वेट भी होगा, मॉइस्चर यदि आप टिम्बर में से रिमूव करोगे तो लाइट वेट बन जाएगा, उस टिम्बर का वेट थोड़ा हल्का हो जाएगा, मीन्स दैट रिडक्शन ऑफ वेट। देन एक आपका है रिडक्शन इन श्रिंकेज एंड वार्पिंग, अगर आपने मॉइस्चर रिमूव किया है तो उसमें से क्या होगा, श्रिंक या सिकुड़ेगा, जितना उतना हो जाएगा उस सीजनिंग में, जितना उसको श्रिंक होना होगा, वो जब आपने मॉइस्चर रिमूव किया होगा तभी श्रिंक हो चुका होगा, मीन्स वो सिकुड़ चुका होगा। और इसी प्रकार उसमें वार्पिंग या जो क्रेक आना होंगे वो उसके पहले ही आ चुके होंगे, सीजनिंग के बाद आप उसको प्रिवेंट कर चुके होंगे। तो ये तीनों तो उसके फायदे हो रहे हैं, तो नुकसान क्या है या फिर उससे फायदा कौन सा नहीं होगा, तो रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिफेक्ट्स इन टिम्बर, जो उसमें डिफेक्ट्स पहले से ही हैं। डिफेक्ट्स आप समझते हो, जैसे आपकी जो लकड़ी है या जो वुड आप कंसिडर करके लाए हो, तो इसमें जैसे यहाँ पर आपका एक डिफेक्ट था, एक पॉइंट था, या इस प्रकार से ये बॉब टाइप का, या फिर आपका क्या बोल सकते हो इसको, आप एकदम नोट निकल रहा था, तो इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, आप इसको सुखाओगे तो इसमें से मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, ये थोड़ी ना रिमूव होगा। इसका जो दाग है, दाग तो दाग रहेगा, ओके, तो ये दाग तो ऐसा ही आपको दिखेगा, इस प्रकार से आपने कट कर दिया है तो दाग तो आपको वैसा ही दिखना है, तो ये इससे फायदा नहीं होगा या इससे रिमूव नहीं होगा, किससे, सीजनिंग ऑफ टिम्बर से। तो ओके, रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिफेक्ट्स ये आपका कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, द मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच वाटर इज लिफ्टेड बाय मैकेनिकल मीन्स इन इरिगेशन इज नोन एज, अगर मैं इरिगेशन किसके थ्रू, मैकेनिकल मीन्स मैकेनिकल मीन्स मीन्स दैट मैकेनिकल पंप या आपके जो पंप या फिर जनरेटर्स के थ्रू आपने मोटर को चलाया है, तो या जनरेटर्स के थ्रू, तो उसके द्वारा आप क्या कर रहे हो, पंप के थ्रू आप या प्रेशर के फॉर्म में पानी को पानी के थ्रू इरिगेट कर रहे हो, तो उसको कौन सा इरिगेशन बोलता हूं मैं, कौन सा पढ़ते हो, लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन ही तो पढ़ता हूं मैं, मतलब प्रेशर के फॉर्म में आप इरिगेट कर रहे हो। इसमें लिफ्ट में कौन कौन से टाइप है आपके, स्प्रिंकलर या फव्वारेदार सिंचाई, और आपका ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद जो आपकी गिरती है ड्रिप के थ्रू, उसको बोलते हो आप ड्रिप इरिगेशन। तो दोनों लिफ्ट इरिगेशन आपके लिफ्ट इरिगेशन के टाइप हैं। तो मैकेनिकल के द्वारा जो होगा वो आपका लिफ्ट इरिगेशन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन अ क्रॉप इज अ फ्यू सेंटीमीटर हाई, द फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू द क्रॉप इज कॉल्ड एज दैट। आपकी जो क्रॉप है कुछ सेंटीमीटर ग्रो कर चुकी है, देन आपने उसको वाटर दिया है, उस वाटर को क्या बोलता हूं मैं, उस समय मुझे मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड होता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, क्या होता है जब मेरी क्रॉप
कुछ सेंटीमीटर ग्रो हो जाती हैं या कुछ हाइट पर ग्रो हो जाती हैं, तब उसको उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है उस फसल का। तो उसको मैं पढ़ता हूं कोर वाटरिंग। क्या पढ़ता हूं मैं उसको? कोर वाटरिंग। जितने समय तक ये पानी लगेगा, इतना ज़्यादा पानी, जैसे 10 सेंटीमीटर आपको उस फसल के लिए ज़्यादा लग रहा है, सबसे ज़्यादा कितना कि 10 सेंटीमीटर डेप्थ तक आपको वाटर देना है। कितनी बार दिया आपने? 3 बार दिया। तो कोर वाटरिंग पीरियड हो जाएगा वो कि कितने समय तक दिया, तो कोर वाटरिंग पीरियड। कितना पानी दिया तो वो कोर वाटरिंग कहलाएगा। ओके, तो ये कहलाता है आपका कोर वाटरिंग। अब जैसे इसमें क्रॉप रेशियो पूछा है, तो क्रॉप रेशियो तो क्या होता है आपका, खरीफ और रबी सीजन में आपने कितना क्रॉप का प्रोडक्शंस किया है एक, तो एरिया क्या हो जाएगा क्रॉप रेशियो। क्रॉप रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया इरिगेटेड इन खरीफ सीजन टू रेशियो ऑफ एरिया इरिगेटेड इन खरीफ सीजन टू एरिया इरिगेटेड इन रबी सीजन। उसी प्रकार पाली इरिगेशन क्या होता है, ये होता है आपका फर्स्ट वाटरिंग। फर्स्ट वाटरिंग मीन्स दैट लैंड प्रिपेयर करना, या लैंड प्रिपेयर के लिए आपने जो फसल को बोने से पहले जो पानी या खेत प्रिपेयर करने के लिए उस मिट्टी को गीला किया होगा, वो कहलाएगा आपका पालियो इरिगेशन। एंड देन ओवरलैप अलोवेंस। ओवरलैप अलोवेंस क्या होता है, यदि आपकी एक सीजन की फसल दूसरे सीजन में भी जाती है या ओवरलैप करती है उसको, तो उसके लिए भी पानी देना है आपको। जैसे रबी की सीजन चल रहा है अभी अपने यहाँ पर, तो रबी के सीजन में कुछ खरीफ की फसलें भी चलती हैं, तो उन रबी के साथ साथ उन खरीफ की फसलों को भी आप पानी देते हो, तो उसको पढ़ते हो आप ओवरलैप अलाउंस। जितनी खरीफ की फसलों को आप पानी दे रहे हो उनको पढ़ते हो आप ओवरलैप अलाउंस या ओवरलैप क्रॉप। तो बट आपका जो आंसर यहाँ से पूछा था कि जो फर्स्ट वाटरिंग होती है आपकी कुछ सेंटीमीटर के क्रॉप के ग्रो होने के बाद, उसको पढ़ता हूँ मैं एज कोर वाटरिंग। जितनी डेप्थ का दिया वो कोर डेप्थ, जितने समय तक दिया कोर पीरियड। देन क्वेश्चन नंबर 45, लिडार LIDAR यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग स्टैंड्स फॉर। जो रिमोट सेंसिंग में LIDAR लिडार टर्म्स हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्या होगा, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग फॉर्म। क्या होगा, लाइट, LI से हो जाएगा आपका लाइट, D से डिटेक्शन, A से एंड और R से रेंजिंग। Then question number 46, according to BRO means Border Road Organization, class 5 of hill road as a width of road या width of pavement कितना कंसिडर करते हो, किसके अकॉर्डिंग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। तो कितना करता हूं मैं, 4.6 मीटर, 4.9 मीटर। कितना करते हो आप, 4.9 मीटर। BRO कितना बोलता है आपको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए, क्लास 5 का हिल रोड है। ये कैटेगरीज उसने क्लासिफाई की हैं, क्लास 5 हिल रोड। देन क्वेश्चन नंबर 47, एज पर IRC मीन्स इंडियन रोड कांग्रेस गाइडलाइंस, पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम इज कैलकुलेटेड फॉर वॉकिंग स्पीड ऑफ। यदि मैं पेडेस्ट्रियल ग्रीन टाइम देख रहा हूं, सिग्नल का, सिग्नल डिजाइन के लिए है, पेडेस्ट्रियल मतलब जो पैदल चलने वाला ट्रैफिक है, जो पैदल चलने वाला ट्रैफिक है, यदि उनके लिए मुझे ग्रीन टाइम डिजाइन करना है, तो इस जो पैदल चलने वाले व्यक्ति की या जो आपका ट्रैफिक है उसकी स्पीड या वेलोसिटी आप कितना कंसीडर करते हैं, कितना कंसीडर करते हैं, 1.2 मीटर पर सेकेंड। कितना कंसीडर करते हो आप, 1.2 मीटर। मतलब यदि आप ट्रैफिक पर जा रहे हो तो कितना आपकी स्पीड होती है जनरली, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हुआ 1.2 मीटर पर सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 48, FSI स्टैंड्स फॉर। फिर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया कि जो FSI है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्लोर स्टैंड्स, FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स। क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजिड पेमेंट। जो इतने टाइप के आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा आपका रिजिड टाइप का पेमेंट नहीं है, तो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट, प्लेन कंक्रीट का है, जो भी कंक्रीट का है वो आपका क्या आएगा जनरली एज अ रिजिड पेमेंट। तो जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट, प्री स्ट्रेच्ड कंक्रीट है तो वो भी आपका, जैसे पेवर ब्लॉक वगैरह आते हैं आपके, तो वो भी आपका प्री स्ट्रेच्ड कंक्रीट रिजिड में कंसिडर होगा। देन आपका जॉइंटेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट, तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट से बनाया है तो वो भी आपका रिजिड में कंसिडर होगा। बट जो मोर्टार पेमेंट होता है,
मोर्टार के थ्रू आपने पेमेंट बनाया है तो वो आपका किस में कंसिडर नहीं होगा, रिजिड पेमेंट में कंसिडर नहीं होगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 50, आपको डायग्राम दिया है कि विच टाइप ऑफ लेवलिंग इज यूज्ड टू मेजर अक्रॉस लार्ज गैप्स सच एज अ रिवर आर वैली। अगर रिवर या वैली के बीच में आपकी क्या है, लार्ज गैप है, तो उसको मेजर करने के लिए जो डायग्राम दिया है जैसे, तो उसके लिए कौन सी प्रकार की लेवलिंग आपने कंसिडर किया होगा या कौन सी प्रकार की लेवलिंग होती हैं, तो ये होती हैं आपकी रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग मीन्स यदि आपका वैली या खाई है या नदी है, उसके दो बैंक का आपको लेवल फाइंड आउट करना है, तो मैं कौन सी लेवलिंग कंसिडर करूंगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग मीन्स दैट मैं एक बार बैंक के इस कॉर्नर से दोनों तरफ की, यहां की भी आप पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी की रीडिंग कंसिडर कर लेता हूं। दूसरी बार फिर मैं इसी स्टाफ को, स्टेशन को बी पॉइंट पर रखूंगा, से थोड़ा सा दूर, बी पॉइंट से थोड़ा सा दूर रखोगे आप, यहां से बी की रीडिंग लेंगे एंड देन आप ए की रीडिंग कंसिडर करेंगे। तो ये जैसे रीडिंग आपका A1 और ये आपका B1 है, इसके कारण कुछ एरर आई आपका E, जिससे आपकी, इससे आप, हाँ, इसका यूज आप दो किनारों के बीच का लेवल भी फाइंड आउट कर सकते हो, और यदि दो डिस्टेंस के बीच में कुछ एरर आ रही है, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पर एरर है और यहाँ पर एरर आपका ये E है और यहाँ पर भी आपका E है, ये रीडिंग आपका A2 और ये आपका रीडिंग B2 है, यह रीडिंग आपका B2 है। तो इन दोनों का यदि आप एवरेज निकालकर डिफरेंस निकाल लेते हैं तो आपको एक एवरेज हाइट या टू डिफरेंस बिटवीन लेवल मिल जाता है आपको, दैट इज H। तो यदि मैं देख लिया, आप अगर थोड़ा सा मुझे क्या निकालना है, ट्रू डिफरेंस बिटवीन लेवल, दैट इज A एंड B के बीच में आपको लेवल डिफरेंस निकालना है, उसको बोल दिया मैंने H। तो उसको मैं कैसे निकालूंगा, तो पहले से कैसे निकला आपका A1 माइनस B1 माइनस E, कितना है आपका B1 माइनस E, इतनी सी एरर आप माइनस कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा आपका। जो आपने स्टाफ रीडिंग काउंट किया वो यहाँ है, बट एग्जैक्ट कितना था वो इतना है। कोलिमेशन एरर के कारण आपका E बता रहा है, या E तक की डिस्टेंस, तो आपके कितना हो जाएगा B1 माइनस E, तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। ये कितना रीडिंग आया आपका B1, बट एग्जैक्ट आपका ये वाले डिस्टेंस है, तो ये कितना मिल जाएगा B1 में। इनका डिफरेंस निकालना है, A1 माइनस B1 माइनस E कर दिया। उसी प्रकार ये सेटअप 1 से, ये फर्स्ट सेटअप से निकाला आपने, किससे निकाला, फर्स्ट। यदि उसी प्रकार मैं सेकंड सेटअप से निकालता हूं H, तो कितना मिलेगा मुझे A2 माइनस E, आपका A2 कितना है, यह डिस्टेंस एग्जैक्ट आपका इतना है, तो A2 माइनस E माइनस B2, तो ये मिल गया आपको। अब यदि आप इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 डिवाइडेड बाय 2। तो यही क्या बताता है आपको कि यदि मैं रेसिप्रोकल लेवलिंग्स के थ्रू किसी डिफरेंस निकालना है तो कितनी भी आपकी एरर आए, एरर को आप बिना रिमूव किए भी एग्जैक्ट या ट्रू डिफरेंस निकाल सकते हैं, मतलब आपको एरर रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके 50 क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, जो 9 दिसंबर 2020 में आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। उसके हमने 20 क्वेश्चन इस पार्ट में देखे हैं, 50 क्वेश्चन हमने इस पार्ट में एनालाइज किए हैं। नेक्स्ट के जो आपके बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कंसिडर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नेविगेट इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको क्या मिले, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और आपको एक बार और बता दिया जाए कि आपका जो CPM कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जो स्टेट्स AE, आप MPPSC AE की बात कर लीजिए या अदर स्टेट्स की बात करते हैं, तो उनमें ये CPM सब्जेक्ट भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल या स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, या गेट की बात कर लीजिए या UPSC की बात कर लीजिए। तो यही सब्जेक्ट हम इसी प्लेटफॉर्म पर ऑन स्क्रीन करेंगे, मीन्स आपका लाइव हो जाएगा आपको ये यूट्यूब पर। तो आप लेटेस्ट अपडेट के लिए
नेविगेट इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से आपके ये 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जो 9 दिसंबर 2020 का आपका पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर एनालाइज कर रहे थे। नेक्स्ट जो आपके 50 क्वेश्चन है और नेक्स्ट पार्ट में कंसीडर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फिर आपको बता दिया जाए कि यदि आप स्टेट्स एई, जैसे या मान लीजिए आप एमपीपीएससी एई और अदर स्टेट्स एई की बात करते हैं, या गेट या यूपीएससी ले लीजिए, यदि जिसमें आपका सीपीएम दैट इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट आता है, तो यह एक इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपको स्कोर करवाने में। तो यही सब्जेक्ट हम ऑन स्क्रीन करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। तो आप लेटेस्ट अपडेट के लिए नेविगेट इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए।